तो आज हम चैप्टर नंबर 4 पार्ट बी रेस्पिरेशन में चौथा टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका आप इंट्रोडक्शन नंबर 1, इसका आप लोग इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन नंबर 1, कि रिस्पिरेशन में NADH2 से किस तरह ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाटर बनाएगा। NADH2 NAD रह जाएगा और हमारे पास 3 ATP बनेंगे। ये इंट्रोडक्शन नंबर 1 है। द फॉर्मेशन ऑफ 3 ATP coenzyme NAD water molecule from oxygen and NADH2 is known as electron transport chain। और इसका जो इंट्रोडक्शन नंबर 2 है, इसका जो इंट्रोडक्शन नंबर 2 है, तो उसमें ये है कि किस तरह इफ ADH2 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और इफ ADH2 ऑक्सीडाइज होकर इफ AD बन जाएगा और 2 ATP किस तरह बनेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP if ADH2O from if ADH2 and oxygen. This is known as electron transport chain। तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। अब आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्यों एक NADH2 3 ATP प्रोवाइड करता है और क्यों एक FADH2 ये 2 ATP प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर जानने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो फोकस करना होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है तो वो इस तरह है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक मेम्ब्रेन है, इसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद ये एक मेम्ब्रेन है, इर्रेगुलर मेम्ब्रेन है, और इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों की दरमियानी जगह को इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और यहां पर जो फ्लूइड होता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में NADH2 होता है, FADH2 होता है, एंजाइम्स होते हैं और ऑक्सीजन होता है। इस तरह। तो अब इस मैंने को चैप्टर नंबर 1 में भी समझाया था कि इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रेस्टी कहते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रेस्टी कहते हैं। और क्रेस्टी का स्ट्रक्चर ये लिपिड बाइलेयर होता है। मेम्ब्रेन है ना, तो ये लिपिड बाइलेयर है। तो क्रेस्टी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इस क्रेस्टी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इससे ऊपर इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, IMS होता है, और उससे ऊपर
IMM होता, सॉरी OMM होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के नीचे IMS है, और IMS के नीचे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्रेस्टी है, और उसके नीचे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास क्या चीज है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में NAD है, NADH2, यहां पर FADH2 है, और ऑक्सीजन भी है, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FES, कोएंजाइम Q, इसके बाद साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B के बाद साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A, और साइटोक्रोम A के बाद साइटोक्रोम A3। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। इसको जरा फेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये एक मेम्ब्रेन है, इसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मैंने इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाया है, और इन दोनों के दरमियान, मतलब इसका मैंने इसके दरमियान इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब यहां पर कुछ को हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और को एंजाइम Q। इसके बाद है साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, और फिर साइटोक्रोम A3। ये जो हमारे पास, इसमें हमारे पास एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस है, एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस है। तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एनर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जब इलेक्ट्रॉन FMN से कोएंजाइम Q तक जाता है तो इस दौरान एनर्जी पैदा होगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C तक जाता है तब भी एनर्जी पैदा होगा। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में जाता है तो तब भी एनर्जी पैदा होगा। अब यहां पर NADH2 है, NADH2। तो एंजाइम्स इस NADH2 से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन बनाते हैं इसके H2 से, और NAD जुदा हो जाता है। अब H2 जो NAD में है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहां पर वो ऑक्सीजन इंतजार कर रहा होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है, प्रोटॉन, इसको मतलब ट्रांसफर किया जाता है एंजाइम। तो अब यहां पर प्रोटॉन इसमें यहां आ जाते हैं IMS में, क्योंकि प्रोटॉन का कैरियर नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन है
तो इलेक्ट्रॉन को एफएमएन एब्जॉर्ब कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन एफएमएन से इफीएस और इफीएस से ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू में आ जाता है। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन एफएमएन से कोएंजाइम क्यू तक जाता है तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी एक एडीपी और एक फॉस्फेट जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है उससे एटीपी बनाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू से बी में जाता है और बी से सी में जाता है तो ये दूसरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको लिखा है यहां पर कि बी और सी के दौरान इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट करेगा तो इधर भी एनर्जी पैदा होगा और ये एनर्जी भी एडीपी और फॉस्फेट उसको मिलाकर उससे एटीपी बनाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब सी से साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए से जब A3 में चला जाता है तो ए से A3 में भी एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां पर भी इस तरह इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो से, जो कि एक एडीपी और फॉस्फेट को इसको मिलाकर एटीपी बनाता है। तो एक NADH2 से 3 ATP इस तरह बनते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन 3 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस से पास होते हैं, जिसके दौरान 3 दफा एनर्जी पैदा होता है, जो कि 3 ADP और फॉस्फेट को मिलाकर 3 ATP बनाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहां से निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस ऑक्सीजन को अनस्टेबल करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन आयन भी आता है। हाइड्रोजन आयन भी इसके साथ 2 हाइड्रोजन आयन भी इसके साथ मिलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन H2 के बराबर होता है और ये इस पूरे स्ट्रक्चर से H2O बनेगा। तो ये हमारे पास है कीमिओस्मोटिक थ्योरी कि एक NADH2 से किस तरह एक NADH2 से हमारे पास 3 ATP बनते हैं। एक NADH2 से 3 ATP किस तरह बनते हैं? तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कीमिओस्मोटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा। हुस्ना क्या मसला है? हाथ रेज हैंड। अब NADH2 से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसका एक्सेप्टर होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और इसके बाद 3 एनर्जी कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक NADH2 3 ATP देता है। इस तरह इस NADH2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो कोएंजाइम क्यू होगा और कोएंजाइम क्यू के बाद इसके बाद 3 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस और इसके बाद क्या चीज है? 2 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस। एक पे 3 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा 2 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इस तरह होता है। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है कीमिओस्मोटिक थ्योरी। हुस्ना रेज योर हैंड, क्या मसला है? शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये जो हमारे NADH3 हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्सेस और ये जो
हमारे पास बुक में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो गिवन है, तो सर ये भी इसमें पार्ट लेते हैं कहाँ पे? ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है ना, कॉम्प्लेक्सेस NAD हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, इस पे हाइड्रोजन निकलते हैं इस तरह। ये कॉम्प्लेक्सेस इस एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस के नाम है। NAD हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एफिमिन से लेकर कोएंजाइम Q तक ये कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स होता है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स A और A3 को कहते हैं। क्लियर? और सर ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जहां कहीं एक पार्टिकल्स मौजूद होता है, एटीपी सिंथेस एक पार्टिकल्स को कहते हैं, एटीपी सिंथेस एंजाइम के हिस्से को। क्लियर है? आपकी आवाज सर नहीं आ रही सही। आपके पास सिग्नल का मसला होगा। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है जहां कहीं पर एक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक पार्टिकल्स, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में समझाया था। सही। अच्छा, और सर लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे बुक में नहीं है सर, यानी जो NADH हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, OBC कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, तो ये तीन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजते हैं। आपकी बुक में कीमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस थ्योरी वाइज FADH2 के लिए एक्सप्लेन किया गया है, और डायग्रामेटिकली NADH2 के लिए एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि NADH2 के इलेक्ट्रॉन को एफेमिन एक्सेप्ट करके उसको 3 एनर्जी कॉम्प्लेक्स से पास करके 3 ATP बनाने में मदद देता है, और FADH2 के इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस से पास होते हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर कोएंजाइम Q होता है, जिसके बाद 2 एनर्जी कॉम्प्लेक्स आकर 2 ATP बनाते हैं। जी शाह अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम सर। जी शाह अब्दुल्ला। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम जी। सर जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है FMN और FES के दरमियान, सर जी ये FMN और सल्फर आयरन कॉम्प्लेक्स के दरमियान रिलीज होगा, या सर जी कोएंजाइम Q और सल्फर आयरन कॉम्प्लेक्स के दरमियान रिलीज होगा? ये कंटिन्यूअस है, एक दूसरे के दरमियान इन तीनों के दरमियान रिलीज होता है। FMN, FES और कोएंजाइम Q, इन तीनों के साथ साथ ये रिलीज होता है। सर ये आयरन और ऑक्सीजन जो रिएक्शन होता है ये मेम्ब्रेन स्पेस में होता है सर जी? जी मैट्रिक्स हाइड्रोजन ये मैट्रिक्स में होगा या मेम्ब्रेन स्पेस में होगा? क्या चीज है? हाइड्रोजन रिएक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, ये तो हमारे पास नहीं, वाटर तो मैट्रिक्स में होगा, मैट्रिक्स नियर द क्रिस्टी। सर जी ये आयन तो बाहर नहीं निकले, तो फिर ये हाइड्रोजन आयन बाहर निकले हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं। ये मैंने इधर बहुत बड़ा लिखा है कि आयंस फिर से मैट्रिक्स में आते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स है ना। थैंक यू। इसके बाद अच्छा, अगर आपसे कोई बंदा पूछे, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और उस अमाइनो एसिड में 5 कार्बन है, तो ये हमें कितने ATP प्रोवाइड करेगा? तो आपने इस अमाइनो एसिड से एसिटाइल बनाना है। तब अगर आप लोग देख लो तो इस 5 कार्बन से 2 एसिटाइल बनते हैं, 2 एसिटाइल बनते हैं। एसिटाइल को एंजाइम ए से 2 बनते हैं, क्योंकि एसिटाइल 2 कार्बन शुगर है और ये 2 कार्बन शुगर है। तो एक एसिटाइल एक ट्रिप साइकिल करेगा,
ये क्रिब्स साइकिल का एक टर्न करेगा और ये क्रिब्स साइकिल का एक टर्न करेगा। तो ये जब क्रिब्स साइकिल का एक टर्न करता है और वो भी क्रिब्स साइकिल का एक क्रिब्स साइकिल में 12 एटीपी पैदा होते हैं और इस दूसरे में भी 12 एटीपी पैदा होते हैं। तो एक अमाइनो एसिड जिसमें हमारे पास 5 कार्बन मौजूद है, दैट विल यील्ड्स 24 एटीपीज। इस तरह मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आप मेरा वो लेक्चर देख लीजिए, इसमें 16 कार्बन है। तब 16 कार्बन से 2-2 कार्बन शुगर कितने आप बनाते हो? इससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन शुगर है, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 16 कार्बन। अब 8 है, एक एसिटाइल 12 एटीपी प्रोवाइड करता है, तो इट विल यील्ड 96 एटीपीज। आपको मैंने बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें हमारे पास 18 कार्बन होते हैं। अब 18 कार्बन से आप कैलकुलेशन कर लो, इससे 9 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। 9 एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन शुगर है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 18 कार्बन। तो 9 एक एसिटाइल हमें 12 एटीपी प्रोवाइड करता है। कल मैंने क्रिब्स साइकिल में एक एसिटाइल के लिए 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP, 12 एटीपी के बराबर है, तो 9, तो ये 108 एटीपी प्रोवाइड करता है। तो ये जी क्या मसला है, क्या मसला है? रेज योर हैंड। जी सर, ये आपने जो अमाइनो एसिड में ऑड नंबर ऑफ कार्बन दिया है ना, उसमें एक हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड और तो बाकी साइड कार्बन बन जाएगा ना, वो तो एसिटाइल नहीं बना सकता। सर, तो मैं कह रही हूँ कि हम इवन कार्बन में भी, तो अगर ये मैं 6 कार्बन लेती हूँ तो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया, बाकी मेरे पास ऑड है, उसकी क्या किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी एसिटाइल में? नहीं यार, ये किस तरह एक कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया? अगर आप 6 कार्बन अमाइनो एसिड को लेते हैं तो 6 कार्बन अमाइनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आप बनाते हैं? इससे 3 एसिटाइल बनेंगे ना, 3 एसिटाइल बनेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई एसिटाइल 12 एटीपी प्रोवाइड करता है, तो दैट विल यील्ड अबाउट 36 एटीपीज। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या रोल है? सर, एसिटाइल बनने के लिए लिंक रिएक्शन करेगा, और लिंक रिएक्शन में एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक कार्बन ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ये डायरेक्ट बनता है, इसके लिए लिंक रिएक्शन नहीं होता कि मतलब मैं इसके लिए लिंक रिएक्शन करूं। एसिटाइल जरूरी नहीं है कि लिंक रिएक्शन पे पैदा हो। अगर इसके लिए आप लिंक रिएक्शन करते हो तो वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा NADH2 भी बनेगा, तो फिर उसकी भी एटीपीज आपने ऐड करने होंगे। अगर लिंक रिएक्शन किया तो फिर एटीपीज का नंबर भी चेंज होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनएरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration in the absence of oxygen, और इसको अब जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस होता है तो इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। 2 स्टेप्स में होता है, एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये हमारे पास एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक को हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये अकर्स इन ह्यूमंस।
प्लस मेनी ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस में होता है और ह्यूमन के अलावा ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स में होता है। इट अकर्स इन ह्यूमन एंड मेनी ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें कुछ इस तरह होता है कि इसमें C6 H12 O6 ये ग्लाइकालिसिस कंप्लीट करता है, और जब ग्लाइकालिसिस कंप्लीट करता है तो ये 2 ATP बनाता है, एक NADH2 बनाता है और पायरुविक एसिड बनाता है। इस तरह ये 2 ATP बनाता है, एक NADH2 बनाता है और एक पायरुविक एसिड बनाता है। अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन पायरुविक एसिड, जब ऑक्सीजन नहीं होता तो NADH2 के हाइड्रोजन को पायरुविक एसिड अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो NADH2 NAD रह जाएगा और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। यहां भी इस तरह का सिचुएशन होता है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पायरुविक एसिड NADH2 से हाइड्रोजन को लेकर NADH2 NAD बनाता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है पायरुविक एसिड से। इसको हम अपने तरीके पर डिस्कस करते हैं। ये 2 ATP है और ये NADH2 है। C3H3O6 पायरुविक एसिड का फार्मूला है जो हमने प्रोसेसिंगली डिराइव किया था। ये NADH2 NAD बन गया है। ये 2 हाइड्रोजन पायरुविक एसिड लेकर C3H5O6 पायरुविक एसिड बनाता है। और इस तरह भी ये 2 ATP है, यहाँ पर 2 ATP, और ये भी NADH2 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये 2 हाइड्रोजन ये पायरुविक एसिड ले लेता है C3H3O6, तो ये NADH2 NAD बन जाता है और ये C3H5O6 लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पर कुल एनर्जी 2 ATP ये है, 2 ATP ये है। अब NADH2 ये तो इस्तेमाल हुआ है, तो ये एनर्जी नहीं है। तो एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं और साथ में हमारे पास 4 ATP आते हैं टोटल, और C6H12O6 इसके ब्रेकडाउन के लिए जब ग्लाइकालिसिस होता है तो उसके प्रिपरेटरी स्टेप में 2 ATPs इस्तेमाल होते हैं। तो अगर मिड ATP का आप जिक्र करते हो 2 है, टोटल इसमें 4 ATP बन जाते हैं। इसमें हमारे पास -2 ATP मतलब 2 ATPs इसमें इस्तेमाल होते हैं और +4 ATP मतलब 4 ATP पैदा होते हैं। तो कुल 4 ATP पैदा होते हैं, लेकिन नेट का अगर आप जिक्र करो तो 4 - 2 = 2 ATP। तो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिस्कस करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि उसमें एंजाइम ज्यादा होते हैं। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। इट अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है और इसमें भी कुछ इस तरह होता है कि C6H12O6 इसके साथ हम 2 ATPs लगा लेते हैं, 2 ATPs, और इसकी ब्रेकडाउन करते हैं तो हमारे पास 2 ATP बन जाएंगे, एक NADH2 बन जाएगा, NADH2, और साथ में पायरुविक एसिड बनेगा। यहां पर भी 2 ATP बन जाते हैं,
NADH2 बन जाएगा और साथ में पायरुविक एसिड भी बन जाता है। अब इस NADH2 से हाइड्रोजन को ये हासिल कर लेता है तो NAD हमारे पास रह जाएगा और साथ में क्या होता है, साथ में इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है और जो चीज बनता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। यहां भी चूंकि एंजाइम ज्यादा होते हैं तो NAD से हाइड्रोजन जब निकलता है NADH2 NAD और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है और जो चीज रह जाता है तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। उसको डिस्कस करते हैं कुछ अपने तरीके पर। ये दो ATP है और NADH2 है तो NADH2 से दो हाइड्रोजन C3 हाँ 6 तो दो हाइड्रोजन जब इसके साथ मिल जाते हैं तो NADH2 NADCO2। अब वहां पर दो कार्बन होंगे और हाइड्रोजन चूंकि अब H5 हो जाएंगे और ऑक्सीजन O4 हो जाएंगे। यहां पर भी है 2 ATPs है, इसके साथ NADH2 ने रिएक्शन किया है C3H3O6। NAD ने अपने दो हाइड्रोजन किसको प्रोवाइड किए हैं, पायरुविक एसिड को, लेकिन पायरुविक एसिड से एक कार्बन और दो ऑक्सीजन चले गए हैं तो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन 2 बन जाएंगे, हाइड्रोजन 3 है, 2 उसके साथ मिलकर H5 और इस तरह O6 से 2 निकाल दो तो ये हमारे पास अल्कोहल है। तो ये हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन था, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अगर ये क्लियर है तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फोटो रिस्पायरेशन। शाबाश। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ये जो फोटो रिस्पायरेशन आपकी बुक में है या जो आप लोगों ने गाइड में पढ़ा है तो ये असल में गलत है। ये जो आप लोगों ने बुक ने जानबूझकर कंफ्यूज दिया है और जो आप लोगों ने गाइड्स वगैरह में पढ़ा है तो ये गलत है। अब लोग कहते हैं कि फोटो का मतलब है लाइट और रिस्पायरेशन का मतलब है रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब ज्यादा गर्मी में प्लांट ट्रांसपायरेशन की डर से अपनी स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सकता। जब अंदर नहीं जा सकता तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, कि RUBP इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन कार्बोक्साइलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का काम करता है। RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करता है और RUBP में किस चीज मतलब ये ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। ये काम है रोबिस्को एंजाइम का। रोबिस्को RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम अवेलेबल है तो ये RUBP में ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। तो रोबिस्को कार्बोक्साइलेज और ऑक्सीजनेज दोनों का काम करता है। तो आप लोगों की बुक में लिखा है कि जब RUBP ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोलेट बन जाता है। ग्लाइकोलेट तो ये आपकी बुक में लिखा है कि ग्लाइकोलेट। रिमेंबर बेटा, ये जो ग्लाइकोलेट है तो ये ग्लाइकोलेट 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये RUBP 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मसला हो जाता है कि 3 कार्बन किधर चले गए हैं। आप लोगों ने यहाँ पर सोचा भी नहीं है। ये लोग कहते हैं यहाँ तक जो ये रिएक्शन होता है तो ये होता है प्लांट्स की क्लोरोप्लास्ट में।
ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसके बाद आप लोग की बुक में लिखा है कि ग्लाइकोलेट को एंजाइम मतलब ट्रांसफर करता है पर ऑक्सीसोम में, जहां पर इससे ग्लाइसिन बनता है। ग्लाइसिन बनता है, जहां पर इससे क्या चीज बनता है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। तो आपकी बुक में लिखा है कि ये पर ऑक्सीसोम में होता है। और आपके बुक में ये भी लिखा है कि ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास फोटो रिस्पिरेशन आपकी बुक में है, लेकिन ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। गलत इसलिए है, इसमें फोटो रिस्पिरेशन का डिफिनीशन नहीं है। उसना रेज योर हैंड। अच्छा, गायब हो। अच्छा, हुस्ना फूड और रेस्पिरेशन का ये रिएक्शन ठीक है या गलत है? सर मुझे नहीं पता। आप जी आपको पता है? सर आपको पता है कि गलत है तो फिर गलत है। नहीं, बुक में। अच्छा, ये मुझे बताओ फूड रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फूड रेस्पिरेशन मुझे बताओ सही मानों में, इस तरह नहीं कि मतलब फूड का मतलब है लाइट और रेस्पिरेशन का मतलब है रेस्पिरेशन के प्लांट ज्यादा गर्मी में स्टोमेटा को क्लोज करते हैं ट्रांसपायरेशन की डर से, और प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन होता है जो कि आरयूबीपी के साथ मिलकर ये रिएक्शन कंप्लीट करता है। इस तरह नहीं। फूड रेस्पिरेशन का मकसद क्या है? जिस तरह हम मुसलमान हैं ना, हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलते और हलाल की कमाई मतलब वो उसके लिए कोशिश करते ताकि जन्नत में चले जाए। तो ये मुझे बताओ, हमारा डेस्टिनेशन जन्नत है, तो फूड रेस्पिरेशन का डेस्टिनेशन क्या है? ये मुझे बताओ। सर मुझे जितना पता है कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी अगर ड्राई कंडीशन होगा तो ये मतलब हमारे पास प्लांट ने नॉर्मल यही मतलब एबनॉर्मल फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। और लाइट रिएक्शन के सब सुन लो। अब इसका मैं आपको सही मतलब समझाता हूं। फोटो रिस्पायरेशन प्लांट में एक पॉजिटिव तरीका है। फोटो रिस्पायरेशन प्लांट में एक पॉजिटिव तरीका है जिसमें अगर ज्यादा गर्मी है तो प्लांट स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर नहीं जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर नहीं जाएगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। प्लांट्स में डार्क रिएक्शन को शुरू करने के लिए ये फोटो रिस्पायरेशन होता है। फोटो रिस्पायरेशन इज एन एक्ट जिसमें डार्क रिएक्शन स्टॉप होता है। और क्यों स्टॉप होता है? स्टोमेटा क्लोज है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकता, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा, फिर भी डार्क रिएक्शन होगा। किस वजह से होगा? ये फोटो रिस्पायरेशन की वजह से होगा। तो फोटो रिस्पायरेशन इज अ पॉजिटिव process in plants. It occurs in a condition when stomata is closed in plants, carbon dioxide entry to the plants is stopped, dark reaction is stopped, but photorespiration will tend to start to complete the dark cycle. अब समझ आ गई? जी सर। उस गोरदासी में की। हाँ, अब देखो ये किस तरह होता है। आपको सही प्रोसेस मैं समझाता हूं कि किस तरह होता है। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है, तो ये इस तरह क्लोरोप्लास्ट है। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया है इस तरह। ये जो बड़ा मैंने बनाया है ये क्लोरोप्लास्ट है। और इसके बाद पेरोक्सिसोम है। ये मैंने पेरोक्सिसोम से बनाया है। और ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है।
ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब होता क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है? एक्चुअल प्रोसेस प्लांट्स में आरयूबीपी है, आरयूबीपी के साथ अब स्टोमेटा तो क्लोज है, तो आरयूबीपी कंबाइन होता है, तो यहां पर पेंटोज बाइफॉस्फेट बनता है। क्योंकि यहां पर 5 कार्बन है तो इससे 5 कार्बन शुगर ही बनेगा। अब 5 कार्बन शुगर ये बनाता है एक पीजीए मॉलिक्यूल और एक फास्फोग्लाइकोलेट बनाता है। ये पीजीए 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और फास्फोग्लाइकोलेट ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। और अगर आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अगर इसको हम प्रोसेस करना चाहते हैं डार्क रिएक्शन में, कल ही मैंने बताया था कि आरयूबीपी और CO2 ये हेक्सोज बाइफॉस्फेट बनाता है और इससे एक पीजीए बनता है और दूसरा पीजीए बनता है। तो ये 2 पीजीए मॉलिक्यूल ये डार्क साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, ये डार्क साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर मसला क्या है? फोटो रिस्पायरेशन में मसला क्या है? ये असल में डार्क रिएक्शन को रीएक्टिवेट करने के लिए है। अब आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन मिला है और पेंटोज यहां पर 5 कार्बन, यहां पर ये 5 कार्बन था और ये 1 कार्बन था, तो 6 कार्बन शुगर बना था। अब ये 5 कार्बन है तो पेंटोज बाइफॉस्फेट ये भी 5 कार्बन होगा। अब इससे एक पीजीए बनेगा जो कि 3 कार्बन शुगर है और इससे फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये फास्फोग्लाइकोलेट एक्चुअली 2 कार्बन शुगर है। अब ये फोटो रिस्पायरेशन इस एक पीजीए के लिए अदर पीजीए बनाएगा, अब ये अगर एक दूसरा पीजीए बनाता है तो ये डार्क साइकिल को कंटिन्यू करेगा। तो फोटो रिस्पायरेशन में फास्फोग्लाइकोलेट से आप पीजीए बनाओ, तो वो पीजीए इस पीजीए के साथ मिलकर फोटो रिस्पायरेशन को कंप्लीट करता है। किस तरह, जरा यहां देखो, इस फास्फोग्लाइकोलेट इसके साथ H2O मिल जाता है, तो ये जो H2O है इस ग्लाइकोलेट से फास्फेट अपने आप में हल करके इसको सिंपल ग्लाइकोलेट बनाता है। ग्लाइकोलेट यहां पर चैनल्स है, दरवाजे हैं और उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेट ट्रांसलोकेटर। अब ग्लाइकोलेट ट्रांसलोकेटर पे क्या होता है, यहां से ये ग्लाइकोलेट ट्रांसलोकेटर के जरिए ये पर ऑक्सीसोम में आता है। तो ग्लाइकोलेट जब पर ऑक्सीसोम में आता है तो इसके साथ बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है HCO3, इसके साथ NH2 रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है ग्लाइसिन। क्या चीज बनाता है? ग्लाइसिन बनाता है। और यहां पर अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर है, अमाइनो एसिड ट्रांसलोकेटर है जो इस ग्लाइसिन को इधर कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में ले आता है। तो यहां पर जो ग्लाइसिन है इसके साथ NADH2 ये रिएक्शन करेगा, HCO3 रिएक्शन करेगा, तो यहां पर बन जाता है CO2 और सीरीन बन जाता है, सीरीन। अब ये सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से अगेन ट्रांसफर होगा, किधर ट्रांसफर होगा? परऑक्सीसोम में, और इसके साथ हम ATP लगा लेते हैं, तो ये सीरीन ATP को ADP बनाएगा, एनर्जी कंज्यूम होगा और
ये फास्फेट सीरीन के साथ मिलकर इसको पायरुविक एसिड बनाता है। और यहां पर ये पायरुविक एसिड अगेन ट्रांसलोकेटर के जरिए किधर आएगा, क्लोरोप्लास्ट में आएगा, और इसके साथ ये आइसोमेरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है पायरो पीजीए में, तो अब ये एक पीजीए है और ये दूसरा पीजीए है। दिस पीजीए विल कंटिन्यू डार्क साइकिल। अब बताओ समझ गए कि नहीं? अब बताओ। तो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ये ऊपर वाला एक्चुअल प्रोसेस नहीं है कि उसमें आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन और सीरीन और CO2। नहीं 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 नहीं, आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ मिलकर पेंटोज बाइफास्फेट, उससे पीजीए और फास्फोग्लाइकोलेट। इस एक पीजीए के लिए नेक्स्ट पीजीए हमने बनाना होगा फास्फोग्लाइकोलेट से। उसके लिए फास्फोग्लाइकोलेट वाटर के साथ मिलकर फास्फेट डिसॉल्व होकर ग्लाइकोलेट को ट्रांसलोकेटर के जरिए हम क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, वहां इसके साथ NH2 HCO3 मिलकर इसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइसिन पेरोक्सिसोम से ट्रांसलोकेटर के जरिए हम माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाएंगे, जहां इसके साथ HCO3 NADH2 ये अमल करके इससे CO2 बनाता है, और सीरीन को अगेन ट्रांसलोकेटर के जरिए हम पेरोक्सिसोम में, जहां ये एक ATP का इस्तेमाल करके सीरीन पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड को अगेन ट्रांसलोकेटर के जरिए क्लोरोप्लास्ट में पहुंचाया जाता है, जहां पर पायरुविक एसिड पीजीए में कन्वर्ट होता है। शागिर्दानों को पूछिए, ठीक था कनी फहद से बरागली दोजम। आप लोग के साथ मंडे को इंशाल्लाह मेरा सेकंड क्लास भी अरेंज होगा, सेकंड ईयर, उसमें हम सेकंड ईयर शुरू करेंगे, ठीक है। मंडे को हम 12